गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10वीं वर्ग के जो जीव विज्ञान है उस विषय का प्रथम पाठ है जैव प्रक्रम। उसी पाठ को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है कि जैव प्रक्रम है क्या, जैव प्रक्रम है क्या, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैव का मतलब होता है जीव, जैव का मतलब होता है जीव और प्रक्रम का मतलब है प्रक्रिया। हर जीव जो है बहुत सारी प्रक्रिया करता है जिसके द्वारा अपने जीवन को मेंटेनेंस करता है, यानी कि अनुरक्षण करता है। वही प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम। अर्थात वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, यानी कि समय पे भूख लगेगा तो अपना शरीर का पोषण करेगा। श्वसन, परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करेगा। उत्सर्जन, और उसके शरीर में हानिकारक पदार्थ बनता है तो वह उसको बाहर भी निकालेगा। जनन, यानी अपने जैसे संतान की वह उत्पत्ति भी करेगा। ये सारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। तो यही जो है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न है कि सजीव किसे कहेंगे, या कोई वस्तु सजीव है तो उसका निर्धारण हम किस मापदंड के आधार पर करते हैं। सजीव किसे कहते हैं अथवा कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम किस मापदंड के आधार पर करेंगे। कोई वस्तु सजीव होगा इसका निर्धारण हम निम्न मापदंड के आधार पर करेंगे। पहला है जो भोजन करता हो, सही बात है। जो जीव होगा वह भोजन करता है, गति करता है और एक निश्चित लंबाई तक वृद्धि भी करता है। निश्चित, अनिश्चित नहीं। जैसे पेड़ पौधा का भी एक निश्चित लंबाई होता है, एक निश्चित लंबाई तक बढ़ के वह रुक जाता है। हम लोग का भी एक निश्चित लंबाई है, बढ़कर क्या होता है, रुक जाता है। जो अपने जैसे संतान को पैदा करता है, हम लोग क्या है, जहाँ सजीव कोई भी है वह अपने ही जैसे संतान को पैदा करता है। आदमी को पैदा करता है, पेड़ को पैदा करता है। और जिसका शरीर, जी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसका शरीर कोशिका का बना हो, जिसका शरीर कोशिका का बना हो वह जो है सजीव कहलाएगा। यानी कि ये 5-6 लक्षण हैं जिसके द्वारा हम निर्धारण कर सकते हैं कि यह सब जो है लक्षण है सजीव का है। अब अगला जो प्रश्न है कि पोषण किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछ चुका है। पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण वो विधि है, वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है, यानी कि भोजन के रूप में पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसका उपयोग भी अपने शरीर के अंदर करता है, पोषण कहलाता है। पोषण के अंदर जो है वह अपने किसी भी भोजन को ग्रहण करेगा तो उसमें जो पोषक तत्व होगा उसको अपने शरीर में उपयोग करता है। अब जो प्रश्न है कि पोषण कितने प्रकार का है, जी ये भी कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछ चुका है कि पोषण कितने प्रकार का है। तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का, पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। अब दोनों का हम डेफिनेशन देखेंगे कि स्वपोषण और परपोषण किसे कहेंगे। स्वपोषण जो है नाम से ही स्पष्ट है, स्वपोषण यानी कि स्वयं पोषण करता हो। स्वपोषण वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाता है। यानी कि हरे पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, अर्थात पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे इसका है सभी हरे पेड़ पौधा, जी पेड़ पौधा कभी किसी से भोजन मांगने नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसके लंबाई में वृद्धि होता है। आम जो है आम को जन्म देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधा क्या है, हरे पेड़ पौधा जो है स्वपोषण के अंतर्गत आता है। और ऐसे जो जीव होगा उसको स्वपोषी कहते हैं। कई बार पूछ चुका है कि हरे पेड़ पौधा क्या कहलाते हैं, तो हरे पेड़ पौधा स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा है परपोषण,
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परपोषण है कि वह विधि जिसके द्वारा जीव अपने पोषण के अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, तब परपोषण कहलाता है। परपोषण का मतलब पर पोषण, पर मतलब होता है दूसरे पर, यानी कि इसमें जो भी जीव होगा अपने पोषण के लिए अन्य जीव पर क्या या आश्रित रहता है या निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य, हम लोग क्या है परपोषण के अंतर्गत आता है, गाय बकरी जी परपोषण में है कि हम लोग को जब तक चावल गेहूँ दाल गैस नहीं रहेगा तब तक हम अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, और ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं। परपोषण कितने प्रकार का है, अगला जो प्रश्न है, तो परपोषण जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक है मृतजीवी परपोषण, दूसरा है परजीवी परपोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। मृतजीवी नाम से स्पष्ट है, मृतजीवी मृतजीवी जो है मरे हुए जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है। मृतजीवी मृतजीवी परपोषण किसे कहेंगे, तो वह विधि जिसके द्वारा कोई भी जीव मरे हुए जीव जंतु से भोजन ग्रहण करता है, तब मृतजीवी परपोषण कहलाता है। जैसे कवक जीवाणु ये सब जो है हमारा मृतजीवी परपोषण के अंतर्गत आता है। और एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इसमें है संबंधित कि मृतजीवी क्या कहलाता है, तो मृतजीवी अपघटक कहलाता है। अपघटक कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसका भी जिक्र जो है आपको सबसे अंतिम पाठ में है, वैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देते हैं कि अपघटक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ देना। जैसे मृतजीवी में जो मरे हुए जीव जंतु है तो उसको जीवाणु क्या करता है, उसको तोड़ कर यानी सड़ा गला कर उसको वायुमंडल से हटा देता है, यानी साफ कर देता है, इसीलिए उसको जो है अपघटक भी कहा गया है। दूसरा है परजीवी परपोषण। परजीवी परपोषण के अंतर्गत जो है करा है कि वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन ग्रहण करता है, परजीवी परपोषण कहलाता है। परजीवी परपोषण कहलाता है। परजीवी परपोषण में होता है क्या है कि मच्छर और फीता कृमि है, बहुत सारा जीव है जो हमारे संपर्क में अस्थायी रूप से भी रहता है और अस्थायी रूप से। जू जो होता है जो माथा में जो है यानी कि ढील जिसको हम लोग कहते हैं जू, वो भी क्या है परजीवी परपोषण के अंतर्गत आता है। इसमें 2 तरह का होगा, एक अस्थायी रूप में और दूसरा अस्थायी रूप में। अस्थायी रूप में जू है, गोल कृमि है जो हमेशा साथ साथ रहेगा और अपना भोजन ग्रहण करता है, और मच्छर जो है यह अस्थायी रूप में रहता है। जब उसको भोजन की ज़रूरत पड़ता है वह आता है, भोजन ले लेता है और फिर चला जाता है, यानी कि अस्थायी और अस्थायी दोनों रूप से रहकर भोजन ग्रहण करेगा। उसी विधि को हम लोग परजीवी परपोषण कहते हैं। इसमें 2 तरह का जीव है, एक है भोजन देने वाला जिसको हम लोग पोषी कहेंगे। जैसे हमारे शरीर में अगर सर में यानी कि माथा में अगर जू है तो वह भोजन ग्रहण कर रहा है, तो हम उसको भोजन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम पोषी कहलाएंगे। और वो जो है जो भोजन लेगा वह कहलाएगा परजीवी। जो भोजन ग्रहण करने वाले जीव हैं वह परजीवी कहलाते हैं, और जो भोजन देने वाले जीव है वो पोषी कहलाते हैं। अगला जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछ भी चुका है। इसी का जो तीसरा पार्ट है वह है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहेंगे, तो इसमें जो जीव होंगे प्राणी संपोषण के अंतर्गत वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, यानी दोनों रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है, वह प्राणी जो है प्राणी संपोषण कहलाता है वह विधि। जैसे मनुष्य, गाय, बाघ। मनुष्य यानी कि वो तरल पदार्थ भी खा सकता है, जूस भी पी सकता है, और ठोस पदार्थ भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। इस तरह से पोषण जो है हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब सबसे मोस्ट VVI और जो प्रश्न है इस चैप्टर का वह है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश के द्वारा जो भोजन बनाएगा
उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। इसमें कह रहा है कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है वह विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जी, इसका सीधा दो तरह से हम लोग इसका परिभाषा याद रख सकते हैं। पहला कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन ग्रहण तैयार करता है, हरे पेड़ पौधा में ही यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अर्थात इसका दूसरा जो विधि है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जी जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। यानी कि हरे पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे में हरित लवक होता है जिनके कारण पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार और अपने भाषा में समझा रहे हैं। इसको आप दो तीन तरह से आपको परिभाषित कर सकते हैं। पहला कि जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और हरे पेड़ पौधा भोजन जो बनाएगा इसमें वो उनको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, जैसे CO2 गैस है, जल है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है, क्लोरोफिल है। इस सारी सहायता से ही पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका एक समीकरण है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण इनमें से क्या है। तो 6CO2 + 12H2O और ऊपर में हो जाएगा सूर्य प्रकाश, ठीक है, और नीचे में दे सकते हैं आप क्लोरोफिल, बट्टा में जो है आप क्लोरोफिल दे सकते हैं। और जब इसको हम लोग समीकरण जब वह तैयार होगा यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तब पहला जो पदार्थ बनेगा मुख्य रूप से वह ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। और दूसरा जो है जल भी निकलेगा 6H2O और प्लस मुख्य रूप से जो निकलेगा वह है ऑक्सीजन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हम लोग को जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही मिलता है। पेड़ पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी और ऑक्सीजन छोड़ेगा, और हम लोग जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है वह पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो है कि पर्णहरित, जो पेड़ पौधा का पत्ता जो हम लोग देखते हैं हरा होता है, उसमें पाया जाता है मुख्य रूप से क्लोरोफिल, जिसको हम लोग पर्णहरित कहते हैं। उसी को प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। इसी के द्वारा जो है पेड़ पौधा हरा पत्ता जो है उसका हरा भी दिखता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। इसी से संबंधित है कि अभी हम लोग देखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अभी जस्ट ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रहा है जिसमें जो है ऑक्सीजन गैस यहाँ पर क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इसको एक प्रयोग द्वारा अगला प्रश्न है कि सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ चुका है आपके मैट्रिक के एग्जाम में यह प्रश्न। सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। जी, अब इसे साबित करने के लिए हम लोग क्या करें, अभी हम जस्ट देखे हैं ऊपर में ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हो रहा है तो इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसी चीज़ को इस प्रश्न में साबित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। इसे साबित करने के लिए जल से भरा एक बीकर लेंगे और उसमें कुछ हाइड्रीला का पौधा डालते हैं और उसे कीप से क्या करेंगे, ढक देते हैं, और कीप के अंदर एक परखनली ऊपर से लगा देते हैं और बीकर में सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा को डाल देते हैं। आइए इसे हम एक फ़ोटो के द्वारा, इसका एक प्रायोगिक फ़ोटो भी बनाया गया है। इसमें देखिए ये जो प्रश्न कह रहा है, अभी हम जितना बात बोले हैं इसमें कि इसे साबित करने के लिए जल से भरा एक बीकर लेते हैं, ये यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। इसमें कुछ हाइड्रीला का पौधा, देखिए ये सब जो है हाइड्रीला का पौधा है, और उसके एक कीप से क्या किया, यहाँ पर ढक दिए हैं और इसके ऊपर एक परखनली लगा दिए हैं। अब इसके अंदर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखिए NaHCO3 रख दिए हैं। अब क्या करेंगे कि अब इस उपकरण को उठाकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ले जाते हैं।
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ले जाते हैं और कुछ देर के बाद देखते हैं कि कुछ बुलबुला ऊपर की ओर परख नली में जाकर जमा हो जाता है। जब इसे प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है तो जो गैस बुलबुला था वह गैस नहीं बल्कि ऑक्सीजन रहता है। क्योंकि जब उस गैस के पास माचिस की तीली जलाई जाती है तो वहाँ पर आग जल जाती है और हम जानते हैं कि आग हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। इस तरह से जो बुलबुला है वह कोई दूसरा गैस नहीं बल्कि क्या है, वो ऑक्सीजन है। इस तरह से हम लोग साबित कर देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इस तरह से यह पाठ का जो पहला पार्ट है वह समाप्त हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे। अगर आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई भी चैप्टर का सॉल्यूशन डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके।